पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, है ना, कि उन्होंने एटम को लेकर क्या कॉन्सेप्ट दिया था। तो सबसे पहले उसको एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग, उसके बाद ही ये वाला समझ में आएगा। क्योंकि देखो यहां तक हम लोग ये तो समझ गए हैं कि जो पहले वाले साइंटिस्ट का कमी रह गया वो आने वाले साइंटिस्ट ने उस कमी को पूरा कर दिया, ये तो आप मानते हैं। जैसे सबसे पहला कौन? डाल्टन। डाल्टन के थ्योरी को किसने सुधारा? थॉमसन ने सुधारा। थॉमसन के थ्योरी को किसने सुधारा? रदरफोर्ड ने सुधारा। रदरफोर्ड के थ्योरी को, यानी कि उन्होंने जो गलती किया वो कौन सुधारेगा? बोर सुधारेंगे, नील्स बोर सुधारेंगे। तो अब यहां पे समझिए, रदरफोर्ड का मॉडल जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसको पढ़ने से हम लोगों को ये तो मालूम चल गया था कि एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। पहला बात ये हमको समझ में आ गया था। दूसरा बात, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा प्रेजेंट रहेगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन, ये भी हमको समझ में आ गया था। तीसरा बात हमको ये समझ में आ गया था कि पूरा का पूरा एटम का जो मास है वो एक ही जगह पे इकट्ठा है, कंसंट्रेटेड है, इसके लिए वर्ड है कंसंट्रेटेड, वो है आपका न्यूक्लियस। ये तीन बात हम लोग समझ चुके थे रदरफोर्ड के मॉडल से। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि वो एटम के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए। मतलब कि उन्होंने ये कह दिया कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, बाकी बच गया हमारा इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बना हुआ है, उस पे वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। तो अब जरा एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा लगातार घूम रहा है, भटक रहा है, क्या वो अपना एनर्जी लूज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल एनर्जी लूज करेगा। और एनर्जी जब वो लूज करेगा तो एक समय पे इलेक्ट्रॉन थक जाएगा, थकने के बाद जाके वो आराम से बैठ जाएगा, और जैसे ही वो बैठेगा वो धड़ाम से गड्ढे में जाके गिर जाएगा, और वहां पे गड्ढा कौन है? न्यूक्लियस, है ना। और यदि ऐसा होता, मतलब यदि वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाए इलेक्ट्रॉन, तो क्या आज संसार में कोई भी मैटर आपको दिखता? नहीं दिखता, हर चीज डिस्ट्रॉय होता हुआ रहता, है ना। तो ये स्टेबिलिटी, यानी कि एटम किस प्रकार से स्टेबल रहेगा, किस प्रकार से शांत रहेगा, ये रदरफोर्ड ने डिफाइन नहीं कर पाया। तो इसी कमी को सुधारा किसने? नील्स बोर ने सुधारा। अच्छा, एक बात हम और बता देते हैं कि जो नील्स बोर ने थ्योरी दिया, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो भी अभी अधूरा है, वो भी अभी करेक्ट नहीं है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हमारे और हुए जिन्होंने की पूरा का पूरा एटम के बारे में एक पूरा संपूर्ण ज्ञान हम लोगों को दिया, और वो आपको फिलहाल क्लास 9th में भी नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में भी नहीं पढ़ना है, वो आपको डायरेक्ट मिलेगा क्लास 11 में। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़ेंगे बोर्स मॉडल के बारे में, ऐसा मत समझना कि ये एटम के बारे में कंप्लीट स्टडी है, नहीं, ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है, तरीके से हम लोग कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये शुरुआत भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो हम लोगों को 11 का जो केमिस्ट्री समझने में मदद करेगा, खास करके एटम वाला चैप्टर, वो यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग अभी समझेंगे, इसको कंप्लीट स्टडी नहीं समझना है, क्योंकि इसके बाद भी साइंटिस्ट हमारे आए हैं जिन्होंने एटम के ऊपर काम किया है, हमको नया नया थ्योरी दिया है, नया नया चीज समझाया है। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग ये समझ जाएंगे कि रदरफोर्ड ने जो गलती किया उसको सुधारने का काम नील्स बोर ने कर दिया, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं ध्यान से। अच्छा हाँ, एक चीज और, न्यूक्लियस का खोज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के समय में ही हो चुका था, तभी तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, ये तो हमको समझ में आ गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नील्स बोर के बारे में देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट हैविंग अ डिफरेंट रेडियस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, रदरफोर्ड ने जो कहा है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऑर्बिट पे, इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी हम मानते हैं, समझिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन्होंने ऐसे ही मान लिया होगा कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, इनको भी नजर आया होगा कि हाँ वाकई में ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इन्होंने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। और एक चीज और हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं, आपके बुक में इस ऑर्बिट को अलग अलग नाम से जाना गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली ऑर्बिट बोले या फिर सेल बोले, समझिएगा ध्यान से, ऑर्बिट बोले या फिर सेल बोले या फिर एनर्जी लेवल बोले,
या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट बोले, डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो ऑर्बिट को आपके बुक में अलग अलग नाम से लिखा गया है, 4 नाम है यहाँ पे। तो ऑर्बिट भी सेम है, सेल भी सेम है, एनर्जी लेवल भी सेम है, और ये डिस्क्रीट ऑर्बिट भी। आपको जो अच्छा लगे आपको एग्जाम में लिख दीजिएगा। और वो है क्या, ये बेसिकली ये सर्किल का बात कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट, सेल, जो आपको कहना है वो कह लो। तो इन्होंने कहा ना कि ठीक है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट पे घूमता है, लेकिन इन्होंने एक चीज उसमें ऐड कर दिया। ऐड इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट पे, ऐसा नहीं कि जहां मन तहां भटक रहा है, नहीं ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन घूमेगा लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, ऑर्बिट होगा, उसी ऑर्बिट पे वो चारों तरफ घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इन्होंने फिर सुधारा क्या, है कि नहीं। फिर इन्होंने सुधारा क्या, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, तो घूम रहा है तो वो भी एनर्जी लूज करेगा, वो भी जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इन्होंने सुधारा क्या, लेकिन है इसमें मजेदार चीज इसमें है, आगे देखो क्या है। When an electron is revolving in a particular orbit around the nucleus, the electron does not lose energy। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, याद रखना इस बात को। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट पे घूमेगा ना तो वो अपना एनर्जी लूज करेगा, कहा था कि नहीं। और सही बात भी हमको लग रहा है कि भाई जब कोई आदमी लगातार घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका एनर्जी एक समय पे खत्म हो जाएगा और वो थक के बैठ जाएगा। ये हमको भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना ऑर्बिट पे तो वो एनर्जी अपना लूज नहीं करता है। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी एनर्जी अपना लूज करेगा, है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं। लेकिन नहीं, इन्होंने ना यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ग्रेविटेशन का। हालांकि इसमें ग्रेविटेशन नहीं बताना चाह रहे हम, लेकिन एग्जाम्पल देके समझाना चाह रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारा पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, तो क्या हमारा पृथ्वी एक समय पे थक के सूरज से जाकर टकरा जाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहा है। तो क्या हमारा पृथ्वी एनर्जी लूज कर रहा है क्या, कभी जाकर टकरा रहा है क्या, कभी नहीं टकरा रहा है। और यही बात कह दिया नील्स बोर ने कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमेगा लेकिन वो अपना एनर्जी लूज नहीं करेगा, प्लस जाके वो न्यूक्लियस से भी नहीं टकराएगा, बल्कि वहां पे एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जरा सा भी अपना एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। अब समझ में आ गया बात। तो अब यदि दोनों में डिफरेंस पूछ दे आपसे, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में और बोर के मॉडल के बारे में, तो 2 डिफरेंस आपको सबसे पहला बताना है। सबसे पहला डिफरेंस ये कि रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट पे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन नील्स बोर ने कह दिया कि बिल्कुल वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेगा। मतलब कि ऑर्बिट बिल्कुल बना हुआ है, सेम लेंथ पे बना हुआ है, उल्टा पुल्टा नहीं, बिल्कुल फिक्स जैसे इस प्रकार से उस पे वो घूमेगा। पहला डिफरेंस ये हो गया पहला। दूसरा डिफरेंस इन्होंने ये कहा, रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमेगा तो अपना एनर्जी लूज करेगा, लूज करने की वजह से वो जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगा, यानी कि उसमें जाके वो टकरा जाएगा। लेकिन इसने नील्स बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमेगा लेकिन अपना वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमता है तो वो अपना एनर्जी लूज नहीं करता है। अब समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कोई भी मैटर है और यदि वो एटम से मिलकर बना है, बना ही होगा। जैसे ये मैटर है, एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी भी लगातार घूम रहा है। तो अब आपके मन में फिर से सवाल आना चाहिए कि सर जब लगातार ये घूम ही रहा है तो फिर ये स्टेबल क्यों है, इसमें वाइब्रेशन क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो अस्थिर नहीं है ना। ऐसा किसने कहा, नील्स बोर ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है और ये अपना एनर्जी भी लूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि लगातार इसमें वाइब्रेशन होना चाहिए। तो हमको कहां इसमें वाइब्रेशन दिख रहा है। अब इसको भी आप उसी प्रकार से समझो जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमता है। अब जरा बताइए, हम लोग अभी पृथ्वी पे हैं,
है ना। हमारा पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रहा है, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? क्या घूम रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिंपली आपके सामने बोल रहे हैं, हम हैं, मेरे सामने आप लोग हैं, क्या घूम रहे हैं क्या आप लोग? नहीं। तो यही चीज इन्होंने भी कहा कि देखो बिल्कुल ये मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमने की वजह से आपको ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एटम लगातार घूम रहा है। लेकिन क्या आपको एहसास होने देगा? कभी एहसास नहीं होने देगा। इसको आप वैसे ही समझिए जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी लगातार सन के चारों तरफ घूम रहा है, ये हकीकत है, लेकिन क्या हमको पता चल रहा है घूम रहा है? देख पा रहे हैं क्या हम लोग? नहीं देख पा रहे। इसीलिए ये मैटर अभी भी स्टेबल है, क्योंकि हमको पता ही नहीं लगने दे रहा है ये। अब बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमारा है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन और द नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो आप जरा देखिए ध्यान से, ये जो मॉडल दिया गया है ये नील्स बोर का मॉडल है, ठीक है ना। ये एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये आपका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया है के, उसके बाद वाले को एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर 4 ही ऑर्बिट होंगे क्या? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और इसी के ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? तो अब यदि रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में और यदि नील्स बोर के मॉडल के बारे में पूछे तो क्या बता दोगे? दो डिफरेंस मेजर है, यही आपको बताना है, सिंपली है। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट पे घूमेगा, लेकिन इन्होंने कह दिया कि फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेगा। बिल्कुल वो फिक्स्ड बना हुआ है, इमेजिनरी लाइन बना हुआ है, उसी पे वो घूमेगा, ना ही उधर नहीं उधर, कहीं नहीं जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है? रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमेगा तो वो अपना एनर्जी लूज करेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, एनर्जी लूज नहीं करेगा, और यही हकीकत है, ये वाला हकीकत है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे नया चीज आएगा ना हमारे सामने, इसीलिए ये चीज समय ये सही है। अब इसमें कोई डाउट नहीं ना। और याद रखिएगा, ये जो सेल लिखा हुआ है, सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलो, या फिर एनर्जी लेवल बोलो, तीनों चारों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा ऑर्बिट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ये नील्स बोर का मॉडल था। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, क्या ये फाइनल है? नहीं, इसके अलावा ये तो बहुत बेसिक सा चीज है। केमिस्ट्री में आप आइए 11th में, बहुत लंबा लंबा इसमें चीज पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये लगातार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हो गया, बात खत्म। हम लोगों को तो अभी फिलहाल इतना ही लग रहा है, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है, बात खत्म। नहीं, इसके पीछे बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट। पूरा का पूरा 11th का केमिस्ट्री लगभग मानो तो आधा इसी चीज पे बेस्ड है। समझ गए बात को? तो ये था हमारा नील्स बोर जे का जो मॉडल उन्होंने दिया था, वो ये था। यहां तक में कोई डाउट किसी को? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक पे, वो है न्यूट्रॉन्स। अभी तक तो फिलहाल हम लोग दो ही के बारे में बात कर रहे थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए आप तीसरा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो है हमारा न्यूट्रॉन। अच्छा, यहां तक तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर हमारा प्रोटॉन है, ये तो समझ में आ गया। और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस हमारा कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर केवल प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास केवल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। लेकिन ये जो ऑर्बिट है, इस पे क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्बिट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आ जाइए तीसरा वाला हमारा है न्यूट्रॉन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन 1932 द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम वाज आइडेंटिफाइड बाय कैडविक। कैडविक एक साइंटिस्ट थे हमारे केमिस्ट्री के फील्ड में, उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, और उन्होंने ही एटम के अंदर न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का खोज किया था। तो अब आपके सामने 3 पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई डाउट नहीं ना? इन तीनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसका नाम भी बड़ा सिंपल था। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, उसके बाद प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, और इसका न्यूट्रॉन का कैडविक। ठीक है ना? इस बात को आप याद रखिएगा। और ये बिल्कुल अब तो एमसीक्यू भी आ रहा
है ना। 20 MCQ आ रहा है, वो पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो 1932 में देखो बहुत समय बाद इसको खोज किया गया, बहुत समय बाद। 1932 मतलब कि लगभग आज से कितना साल पहले, लगभग आज से 90 साल पहले, है ना, हाँ लगभग 90 साल के आसपास। तो लगभग आज से 90 साल पहले न्यूट्रॉन का खोज किया गया कैडविक जी के द्वारा। आगे देखिए, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे ध्यान से, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल चार्ज। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, गियर नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से देते हैं तो आपका गाड़ी फास्ट भागता है ना, लेकिन इसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल में गाड़ी क्या भागता है, शांत रहता है ना। उसी प्रकार से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है, ये साधारण आदमी है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखो फिर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, जैसे हम लोग करते थे, ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रोटॉन को स्मॉल पी लिख के ऊपर में हम लोग प्लस का साइन देते थे, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई लिख के ऊपर माइनस का साइन देते थे, लेकिन इसको सिंपली आप स्मॉल एन लिख दो, काम चल जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो फिर, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स कहां पे रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, ये सबसे बड़ा बात था। तो अब यहाँ पे अब आपको समझ में ये आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल रहेंगे, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो अब एक बार हम फिर से सवाल पूछते हैं घुमा के कि अभी अब जरा बताइए कि न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। देखो न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। अभी भी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है ना, ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद फिर देखो क्या है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। तो जितना मास प्रोटॉन का होता है लगभग उतना ही, देखो नियरली लिखा हुआ है, इस बात को याद रखना, नहीं तो बाद में पूछना मत कि सर आप बोले थे कि दोनों का सेम होता है। नहीं, सेम नहीं होता, लगभग सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितना मास एक प्रोटॉन का होता है उतना ही के आसपास मास जो है एक न्यूट्रॉन का भी होता है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम इज गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अब मान लीजिए किसी एटम का मास आपको निकालना हो, ये पूछा जाएगा आगे चल के, आपको मिलेगा इस बुक में भी मिलेगा, नहीं तो फिर क्लास 10th में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले कि देखो कार्बन के एक एटम का मास कितना है, बताओ। मेरे बात को समझना ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बन के एक एटम का मास कितना है बताओ। तो यदि आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, न्यूक्लियस के अंदर जो 2 प्रोटॉन, सॉरी जो 2 चीज प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, उन दोनों के मास को कैलकुलेट कर दो, बता दो, और वही एटम का पूरा मास हो जाएगा। नहीं बात समझ में आया? फिर से, जैसे मान लीजिए सपोज, बस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये एटम है हमारा किसका, कार्बन का, किसका है, कार्बन का, सपोज कीजिए, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और प्रोटॉन का इसमें जो है ना मास 2 है, ठीक है, ये प्रोटॉन का है, और 2 के आसपास चलो 1.5 कर लेते हैं, हालांकि नियरली लिखा हुआ था, लगभग उसी के आसपास, तो 1.5 हम मान लेते हैं न्यूट्रॉन का। तो ये कार्बन का एक एटम हो गया पूरा। तो बताओ कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है, नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दो, बता दो, वही हो जाएगा इस पूरे के पूरे एटम का मास। तो कितना हो जाएगा, 3.5। इसी प्रकार से ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ था, कौन सा, यूनिट। यूनिट इसमें बेसिकली यू लिखा जाता है, स्मॉल यू, उसको हम लोग क्या कहते थे, यूनिफाइड मास, ऐसा कुछ कहते थे, हाँ वैसा ही इसमें है। और इसमें कोई समस्या, बात समझ में आई है? चलो, तो ऐसा हम लोगों के पास अभी और आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, स्मॉल यू हम लोग इसमें यूनिट लिखते हैं, वो भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अभी तक फिलहाल हम लोग जो है, अब इसके बाद जो टॉपिक है ना वो सब आसान टॉपिक है, यहीं तक आपको समझना था क्या है ये चीज। यहाँ तक में आपने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, पहला आपने थॉमसन के बारे में पढ़ा, उसके बाद रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा, और उसके बाद फिर नील्स बोर के बारे में पढ़ा, और लास्टली आपने आज न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ लिया है, और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में भी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। कोई समस्या अब इसमें? इस चीज को आप यहाँ तक का क्लास जो था ना हमारा इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक का क्लास। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट है। यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है। आइसोटॉप्स है, आइसोबार्स है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, ये सब चीजें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कोई समस्या इसमें नहीं ना? अब चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं कि नील्स बोर ने जो अपना मॉडल दिया है वो अभी फाइनल आपका नहीं है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ के निकले और रोड पे चिल्लाने लगे कि हमको तो पूरा का पूरा एटम्स के बारे में मालूम है। नहीं, ये अभी अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान आपको मिलेगा क्लास 11 में। क्लास 11 में एटम के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा, तो वहां पे आइएगा तो फिर वहां पे पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन इतना तक जो बेस था हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो यहां से आपको यदि एक छोटा सा एक नया स्ट्रक्चर एटम का बनाने के लिए कहा जाए तो क्या बना सकते हैं आप? हालांकि ये तो नील्स बोर का है ना, लेकिन क्या एक पूरा का पूरा एकदम स्ट्रक्चरल बनाने के लिए कहा जाए एटम का, तो वो बना सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज प्रेजेंट रहेगा, उसके ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेल को क्या कहेंगे, ये सब बना सकते हैं। चलिए, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है और ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए भी। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।